गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टार्ट किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमारा हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऑलरेडी देख ली है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। किस पे आते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी किया था। अगर किसी एरिया से फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से ज्यादा जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाइडली स्पेस है या कम जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। ये हमने स्टडी किया। सो ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लाइंस पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लाइंस पे। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या कहा है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय, क्या कहा है? पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया, एरिया enclosing lines of force, एरिया enclosing lines of force। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एनक्लोजिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ डायग्राम में दिखाया, देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स ग्रीन लाइन में हमारी जा रही है और ये हमारा एरिया। अभी एरिया हमने थोड़ा सा एंगल पे रखा है। सपोज एरिया इस तरह से, तो एरिया को एक एरिया वेक्टर होता है। किसी भी एरिया को एक एरिया वेक्टर होता है जो एरिया को हमेशा कैसे रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। एरिया को परपेंडिकुलर रहता है, याद रखो। हर एक एरिया को एक एरिया वेक्टर, अगर एरिया को हमें वेक्टर फॉर्म में लेना है तो एरिया का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो एरिया को एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो हमेशा एरिया वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरह से। तो अब देखो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया? हमारा एरिया वेक्टर। सपोज ये एरिया डीएस है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया? डीएस। और डीएस के ही डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। तो दोनों में एंगल सेम है। दोनों में एंगल क्या है? सेम है। अब उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन, ये कंडीशन है अभी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। उस केस में हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ये होगा फॉर्मूला जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब एरिया को हमने टिल्ट कर दिया। एरिया को, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। कैसे? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। एरिया वेक्टर ऐसा था, तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। अब एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया, एरिया को टिल्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है। देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ एरिया को हमने क्या कर दिया? अब टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा थीटा एंगल आ चुका है। नाउ उस केस में क्या होगा? नाउ इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, if theta is angle between area vector
ds एंड e, अगर थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ds एंड, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, और उसी नंबर ऑफ लाइंस को फोर्स को हम कहेंगे फ्लक्स, इसी को क्या कहा जाता है, फ्लक्स। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना मींस क्या फाइंड करना, फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको इंडिकेट करेंगे हम पाई से, इसको इंडिकेट करेंगे पाई से, ठीक है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो अब दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो हम वेक्टर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वेक्टर का यूज करेंगे। अब वेक्टर का यूज कैसे करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो हमें ये एक वेक्टर, इसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ds cos थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ ds इन द डायरेक्शन ऑफ e, हमें क्या मिला, कंपोनेंट ऑफ ds इन द डायरेक्शन ऑफ e। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से इंडिकेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा होगा तो डी फाई लिखते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय d phi is equal to component of ds along e, along the direction of e, along the direction of e into e, into e। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, therefore d phi is equal to e into, चलो कंपोनेंट ऑफ ds हमने फाइंड आउट किया था, ds cos थीटा, ds cos थीटा ये हमने फाइंड आउट किया था। इसको हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं, EDS फ्लक्स इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, सो डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये नंबर है, नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, कंपोनेंट फाइंड आउट किया, कंपोनेंट ऑफ ds वेक्टर अलॉन्ग E, तो वो वेक्टर क्या था, ds cos थीटा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। ये हो गया छोटे से एरिया के लिए ds। तो अगर टोटल फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, नाउ टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय phi is equal to electric flux integration of d phi, that is equal to integration of E dot ds, E dot ds और E ds cos थीटा और E ds cos थीटा। अगर टोटल एरिया जो भी हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर टोटल एरिया s होगा तो इंटीग्रेशन s निकल जाएगा और s आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या इंडिकेट करता है, कितने नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया में से जा रहे हैं, अगर ज्यादा जा रहा है तो फ्लक्स ज्यादा है, अगर लाइंस कम है तो फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, उस एरिया से परपेंडिकुलर कितने लाइंस जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स समझ में आ गया। अब फ्लक्स का यूनिट लिखते हैं, फ्लक्स का यूनिट देखो, फ्लक्स क्या है हमारा, फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यूनिट फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, हमने स्टडी किया था 2 यूनिट है, उसमें से एक यूनिट वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा। सो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर, ये होगा हमारा यूनिट ऑफ पाई। इसका यूनिट पाई का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर। ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, उस सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास कर रही है। अगर वो एंगल से टिल्टेड है
एरिया टिल्टेड है तो हमें एंगल लेना पड़ेगा, cos थीटा लेना पड़ेगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ds एंड ई, एंड देन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गॉस लॉ पे। ठीक है, किस पे आते हैं, गॉस लॉ पे। अब गॉस लॉ हमें क्या बताता है, गॉस लॉ में एक रिलेशन बताता है, जैसे कूलोम्स लॉ हमने सीखा था, कूलोम्स लॉ, दो चार्ज में इंटरेक्शन हो तो हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो दो चार्ज जब इंटरेक्ट हो रहे तो कितना फोर्स होगा, ये कूलोम्स लॉ फाइंड आउट करता है। उसी तरह गॉस लॉ क्या फाइंड करता है, इट गॉस लॉ एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन कौन फाइंड आउट करता है, गॉस लॉ। कौन फाइंड आउट करता है, गॉस लॉ। तो अब हम गॉस लॉ को प्रूव करेंगे कि अगर किसी क्लोज सरफेस में हमने चार्ज रखे तो उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के और एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करो, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा वो हम अब फाइंड आउट करने वाले हैं। कंसिडर अ क्लोज सरफेस, कंसिडर अ क्लोज सरफेस अब हमने एक क्लोज सरफेस लिया है, हमने क्या लिया है, एक क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप which enclose positive charges, which enclose positive charges। ठीक है, अब हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करेंगे। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया है, एक क्लोज सरफेस ले लिया है किसी भी शेप का, किसी भी शेप का एक हमने क्लोज सरफेस ले लिया है, और उस क्लोज सरफेस में अब हम चार्ज रखते हैं कि इस क्लोज सरफेस में एक पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट ओ पे। कहां पे, पॉइंट ओ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉइंट हो, और यहां पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सराउंडिंग में, इस चार्ज की वजह से क्या बनेगा सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसको मेजर करने के लिए ये जो चार्ज है ये सरफेस के अंदर है, सरफेस के मींस इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, कौन से पॉइंट पे, ओ इतने पॉइंट पे। सो कंसिडर, हम लिखते हैं कंसिडर कंसिडर प्लस क्यू चार्ज कंसिडर, अब चार्ज इनक्लोज किया, उसमें से कौन सा चार्ज लिया हमने, कंसिडर प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ इन क्लोज सरफेस। और इनसाइड क्लोज सरफेस, इनसाइड क्लोज सरफेस। तो अब प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे रखा है इनसाइड क्लोज सरफेस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो उसके लिए हम नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सराउंडिंग में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ कंसिडर एरिया, नाउ कंसिडर स्मॉल infinite
area ds on closed surface तो अब हम एक छोटा सा एरिया इसके ऊपर लेंगे, ds। कितना एरिया ले लिया? छोटा सा एरिया ds यहां ले लिया, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है ds पे? E इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, इतना ds यहां बन रहा है। तो यहां पे जो हम कंसिडर पॉइंट P, कंसिडर पॉइंट P एट डिस्टेंस r ऑन सरफेस ds, तो हम पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं यहाँ। ये है हमारा पॉइंट P, कितने डिस्टेंस पे है? r इतने, OP इज इक्वल टू r, इतने डिस्टेंस पे है ये। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज गिवन बाय, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट किया है? डी फाई इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने स्टडी किया था, E इंटू डी एस कॉस थीटा, E इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ E डी एस कॉस थीटा, अगर हम मानते हैं कि ये है हमारा E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है और ds वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा, दोनों में एंगल थीटा होगा, इसलिए हमने फॉर्मूला ले लिया E ds cos थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ds एरिया वेक्टर एंड cos थीटा इज एंगल बिटवीन, और थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। ये समझ में आ गया? अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब E का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। अब थोड़े से टर्म को रीअरेंज करते, डी फाई इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4πε0 इन ब्रैकेट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर में एंगल का स्टडी किया है, ओके। 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें एंगल आता है। तो 2 टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है। एक हमारा प्लेन एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड एंगल का है, ये क्या है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। हियर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो जब कोई एरिया एंगल फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये हमारा सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू क्यू 4πε0 डी ओमेगा। Now total flux is given by, phi is equal to integration of d phi is equal to integration of q 4πε0 d ओमेगा। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू कांस्टेंट 4πε0
इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, सारे डी ओमेगा को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू मिलता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। सॉलिड एंगल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 2 पाई। प्लेन एंगल के लिए यहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 90, 180, 270 एंड 2 पाई। वैसे ही सॉलिड एंगल के लिए क्या रहेगा? 4 पाई रहेगा। सॉलिड एंगल के लिए क्या रहेगा? 4 पाई रहेगा। ठीक है, तो अब वो वैल्यू हमने पुट कर दिया, 4 पाई कट हो गया। देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू कितना आया? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर Q इतने चार्ज हमने सरफेस में एनक्लोज किए हैं, Q इतने चार्ज हमने सरफेस में एनक्लोज किए, तो उसमें से कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, कितना फ्लक्स निकलेगा? दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इतने हमारा, इतना क्या होगा? उसमें से फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, अब अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हमने इसके ऊपर इंक्लूड किए, सपोज हमने Q1, ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा अगर हम फाइंड आउट करेंगे? टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 over the given closed surface, over given closed surface। तो हम Q1 अगर चार्ज इनक्लोज होगा तो फाई क्या होगा? पाई 1 इज इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन 0। सपोज Q2 इज चार्ज एनक्लोज, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 ओवर द गिवन क्लोज सरफेस, तो उसके लिए क्या होगा? Q2 बाय एप्सिलॉन 0। ओके, नाउ इफ डैश 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 टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लस Qn क्या होगा? पाई n is equal to Qn epsilon 0. Now if all charges are present inside closed surface, अब सारे के सारे चार्ज प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q2, Q3, Qn, देन टोटल फ्लक्स is given by phi is equal to phi 1 plus phi 2 up to phi n, that is phi is equal to Q1 epsilon 0 plus Q2 epsilon 0 up to Qn, that is summation of I to the value 1 to n। Q का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 to n, और टोटल अगर हम करते तो चार्ज हमें मिलेगा एप्सिलॉन 0। हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन 0। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला फ्लक्स के लिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और फ्लक्स का और एक टर्म हम लिख सकते हैं, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू फ्लक्स। तो ये हो गया स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, इज चार्ज divided by epsilon 0, charge divided by epsilon 0. The flux of the net electric field is equal to charge into 1 upon epsilon 0, charge into 1 upon epsilon 0, और charge
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपको बुक में दिया है, इसको अच्छी तरीके से लिख लो। स्टेटमेंट गॉस लॉ के एंड में दिया है, स्टेटमेंट गॉस लॉ के एंड, जब गॉस लॉ प्रूव होता है उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसको फॉर्मूला को लिखना है और स्टेटमेंट को लिखना है। ये समझ में आ गया कि अगर गॉस लॉ क्या कहता है हमें कि अगर क्लोज सरफेस में हमने चार्ज रखे, क्लोज सरफेस में हमने चार्ज रखे तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अगर इस सारे लाइन को कंबाइन करेंगे तो इससे हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। तो वही फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया, वही फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स बाहर जाएगा, लाइंस बाहर जाएगी। अगर निगेटिव चार्ज होगा, क्लोज सरफेस में चार्ज निगेटिव होगा तो लाइंस अंदर आएगी, लाइंस क्या होगी? अंदर आएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन बाहर जाएंगी और निगेटिव चार्ज है तो लाइंस अंदर आ जाएगी। एंड दैट नंबर ऑफ लाइंस इज नोन एज अ फ्लक्स, दैट नंबर ऑफ लाइंस इज नोन एज अ फ्लक्स। और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना चार्ज का वैल्यू ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे डायपोल पे। किस पे आते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहेंगे हम? So electric dipole is two equal and opposite charges separated by a finite distance. Electric dipole किसे कहते हैं? Two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by finite distance. वो फाइनाइट डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? 2l। फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, दो चार्ज है हमारे पास, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, एंड अनदर नेगेटिव चार्ज, एंड अनदर नेगेटिव चार्ज माइनस q, separated by finite distance, separated by finite distance। दोनों में डिस्टेंस कितना है? 2l। दोनों में डिस्टेंस कितना है? 2l। इसे हम क्या कहेंगे? डायपोल। इसे हम क्या कहेंगे? डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस, दैट फाइनाइट डिस्टेंस इज नथिंग बट 2l। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ओके, द लाइन joining the two charges, the line joining the two charges, two charges is called dipole axis। इसे हम क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं? डायपोल एक्सिस। देन एक्सियल लाइन, ओके, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस से पास होने वाली लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू
डायपोल एक्सिस से पास होने वाली लाइन, ये लाइन देखो, ये लाइन डायपोल एक्सिस से पास हो रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे आप, एक्सियल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू द डायपोल एक्सिस। देन इक्वेटोरियल लाइन, नेक्स्ट आएगा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन परपेंडिकुलर to dipole axis and passing through center of dipole is called equatorial line. Okay, line पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस। लाइन कैसी होनी चाहिए, सेंटर से पास होने वाली और डायपोल एक्सिस को परपेंडिकुलर। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो लाइन कहां से पास हो रही है, लाइन परपेंडिकुलर टू and passing through the center of dipole is known as a equatorial line. Next, dipole moment. Okay, next क्या है, dipole moment. Dipole moment क्या मेजर करता है, strength of dipole. Dipole moment measure strength of dipole. ये डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। अब स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और कितने दूर वो चार्जेस है। तो ये डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। डायपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। कैसे मेजर करेगा, तो डायपोल मोमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, magnitude of dipole moment is equal to charge into 2L, charge into 2L, separation between dipole. ओके, तो अब डायपोल मोमेंट को इंडिकेट किया जाता है P से। किससे इंडिकेट करते हैं हम, P से। तो अब हमारा फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब आपको समझ में आ गया, P को ऊपर मैंने एरो दिया है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फिर डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है डायपोल मोमेंट, तो P का वैल्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा डायरेक्शन होता है। सो डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। सो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। देन इसका SI यूनिट अगर हम देखें, SI यूनिट, चलो SI यूनिट सिंपल है, चार्ज का यूनिट SI यूनिट ऑफ P का SI यूनिट क्या रहेगा, चार्ज के लिए कूलोम और लेंथ के लिए मीटर। अगर स्मॉल में लिखोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, C बड़ा होना चाहिए, M छोटा होना चाहिए। तो ये होता है कूलोम मीटर। क्या होता है, कूलोम मीटर, और इसी को कहते हैं डी बाय। ओके, तो कूलोमीटर और डी बाई, ये क्या है, हमारे यूनिट है डायपोल मोमेंट के। तो डायपोल मोमेंट समझ में आ गया, डायपोल क्या होता है समझ में आ गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अब वो फाइनाइट डिस्टेंस हम 2l लेते हैं, क्या लेते हैं, फाइनाइट मोमेंट, फाइनाइट डिस्टेंस 2l लेते हैं। देन हमने देखा डाइपोल एक्सिस, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस। ओके, लाइन पासिंग थ्रू डाइपोल एक्सिस, एक्सिस से लाइन जो जा रही है उसे कहते हैं एक्सियल लाइन। देन लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। देन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ मेजर करता है डाइपोल का, वो होता है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2l। वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसका यूनिट कूलोमीटर रहता है। ये जनरली याद रखना है, ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद जो आता है वो टॉपिक है कपल। क्या आता है, कपल। कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने डाइपोल को कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। डाइपोल को कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। उस केस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ कंसीडर अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर अ डाइपोल in uniform electric field E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो अब हम इसका अच्छे से स्टडी करते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E, E का डायरेक्शन है हमारा। एंड इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है एट एंगल थीटा। चलो इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है, डाइपोल सीधा नहीं है, एक एंगल थीटा पे है। तो एक जगह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक जगह होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक जगह होगा निगेटिव चार्ज। तो यहां होगा पॉजिटिव चार्ज और यहां होगा हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऊपर कौन सा चार्ज है, ऊपर है हमारा प्लस क्यू चार्ज और नीचे है हमारा माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज को हम कहते हैं ए पॉइंट पे है और प्लस क्यू चार्ज हमारा बी पॉइंट पे है। कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव यहां होगा, निगेटिव यहां होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स का मींस ये रिपेल करेगा और निगेटिव साइड उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स का डायरेक्शन यहां होगा, ये होगा फोर्स। दूसरा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और निगेटिव उसको रिपेल करेगा। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। तो देखो अब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों चार्ज तो सेम है, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड देयरफॉर फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई। तो यहां हम लिखते हैं, यहां फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू ई और यहां फोर्स होगा माइनस क्यू ई। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐड करते हैं। इस केस को कहा जाता है कपल। इसको क्या कहा जाता है, कपल। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, separated by a distance is known as a couple. Separated by distance is known as a couple. अब इसको हम लिखते हैं, now consider a dipole in a uniform electric field. Now force on a dipole is given by force on dipole. फोर्स एंड डाइपोल कौन सा है, फोर्स एट पॉइंट ए कितना है, माइनस क्यू ई एंड फोर्स एट पॉइंट बी कितना होगा, प्लस क्यू ई। अब डाइपोल में डिस्टेंस कितना होता है, 2l। डाइपोल में डिस्टेंस कितना होता है, 2l। तो 2
टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस separated by a finite distance form couple। तो कपल में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं जो फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कपल। उसे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, तो कपल में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कैसे जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे हम की घुमाते हैं, देखो की को घुमाते हैं, की में एक फोर्स अपवर्ड में इस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। या वो मॉल में बड़ा वाला सर्कल वाला डोर होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगता है इस तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल। उसे हम क्या कहते हैं, कपल। अब अगर कपल का मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है, उसे कहा जाता है टॉर्क। उसे क्या कहा जाता है, टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज नोन एज अ टॉर्क। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज नथिंग बट अ टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज ये कितने एंगल पे, थीटा इतने एंगल पे। तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा। डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा। अब अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते और यहाँ एक्सटेंड करते, तो ये आएगा 90 डिग्री। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्स के बीच का, BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स QE लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Q इंटू E। मैग्नीट्यूड प्लस माइनस नहीं लेना, इंटू डिस्टेंस कितना है, BC। अब BC डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब ये ट्राइंगल ABC, ये डिस्टेंस 2L, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2A। ये थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, साइन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। लेकिन AB का वैल्यू कितना है, 2L, तो ये होगा BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे हम, देयरफॉर QE, BC का वैल्यू 2L साइन थीटा, ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब और सॉल्व करते हैं। देन टॉर्क इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, Q इंटू 2L एक तरफ लेके आते हैं, Q इंटू 2L एक तरफ, E साइन थीटा बाहर रखते हैं, Q इंटू 2L। अभी हमने पढ़ा था ये डेफिनेशन, ये किसका है, डाइपोल मोमेंट का है। किसका है डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू, इसको इंडिकेट करते हैं P से, PE साइन थीटा, वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये हमने सीखा है, P इज इक्वल, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो अब देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसे लिखेंगे P क्रॉस E। क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। साइन थीटा है तो ये डेफिनेशन है PE, PQ साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, वेक्टर
टू वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया हमारा, पीई साइन थीटा दैट इज पी क्रॉस ई। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये समझ में आ गया। अब यहां हम दो केस लेते हैं, सपोज अब इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट केस फर्स्ट पे आते हैं हम। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है और डायपोल हमने ऐसे रखे हैं। डायपोल क्या है हमारे, प्लस क्यू माइनस क्यू। एंगल कितना है दोनों में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू पुट करो, हमारा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। देन सेकेंड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है और डायपोल का हमारा डायरेक्शन सेम है। इसी डायरेक्शन में हमारा डायपोल है, 180 होगा या फिर माइनस क्यू प्लस क्यू। सो डायपोल in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में सेम है। तो डायपोल मोमेंट P का वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव और दोनों एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 0 0। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा मिनिमम टॉर्क, ये क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है। तो पैरेलल जब कंडीशन रहेगा या एक ही डायरेक्शन में दोनों रहेंगे, पी और ई डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर क्या आएगा, 0 मिनिमम टॉर्क। और जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तो डायपोल मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर अब फिनिश करते हैं। आज हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया, देन गॉस लॉ स्टडी किया, एंड हमने डायपोल के बारे में स्टडी किया। डायपोल इंपॉर्टेंट है, आपको डायपोल एग्जाम में पूछा जाता है, गॉस लॉ भी पूछा जाता है, एंड ये कपल भी पूछा जाएगा। ये आपको 12th में भी टॉपिक आने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरीके से रीड कर लो। ठीक है, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।